दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स का छोटा सा परिवार बड़े लोगों का स्वागत करता है। आज जो टर्म है दोस्तों वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का है। इसमें हम मुगल प्रशासन समझ रहे थे, दो हमारे पार्ट इसके आपने देखे भी थे। ये तीसरा मुगल प्रशासन का पार्ट वाला वीडियो है, छोटा सा बस रह गया है, बहुत जल्दी देखो टाइम से ख़त्म होगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया था और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को ऑन द स्पॉट चीज़ें याद भी हो रही हैं। कमेंट से पता चल जाता है, हमें कोई भगवान थोड़े जो पता चल जाएगा। कमेंट करते हो आप लोग के याद हो रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ अब मुगल प्रशासन में हम समझेंगे मनसबदारी प्रथा। आती है पेपर में, खूब आती है भर भर के। क्या होती है साहब मनसबदारी प्रथा? ये रह गया था ना समझने के लिए, मनसबदारी प्रथा क्या है साहब। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि मनसबदारी प्रथा साहब लाया कौन, स्टार्ट किसने करी है ना। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि अकबर चचा हमारे हैं, चचा अकबर, महान अकबर कह लो, चाचा अकबर कह लो, सम्राट अकबर कह लो, कुछ भी कह लो। हमारे तो सब चाचा ताऊ खानदान बना लेते हैं हम सबको याद करने के लिए। चाहे कोई हो, अशोक होंगे तब भी चाचा, अकबर होंगे तब भी चाचा है। तो अकबर चाचा ने साहब शुरू करी थी कौन सी? मनसबदारी प्रथा। अकबर भाई जो हमारे सम्राट अकबर थे उन्होंने। ठीक, एक चीज़ तो आपने ये समझ ली। एक चीज़ आपको ये भी समझनी है कि ये था क्या दोस्तों, एक ये सैन्य व्यवस्था थी, सेना से संबंधित थी। ठीक है, इसका मतलब है कि सेना से रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट था जिसे मनसबदारी प्रथा कहा जाता था। इतना भी समझ लो आप। तो अगर ये स्टेटमेंट में आ जाए कि ये भू राजस्व से संबंधित हो गई तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी में आया था ये स्टेटमेंट कि भू राजस्व से संबंधित है, तो ठोंक देना गलत हो जाएगी। किससे संबंधित है? सेना से है साहब। ओके, आपने इतना समझ लिया कि अकबर ने तो शुरू करी, सैन्य व्यवस्था से रिलेटेड है। अब देखो आगे बढ़ेंगे। अब कैसे व्यवस्था से रिलेटेड है दोस्तों? तो देखो जो सेना होती थी उस सेना में जो लोग काम करते थे उन्हें सैनिक कहते थे। तो सैनिकों को डिवाइड किया गया था, यानी सैनिकों का वर्गीकरण किया गया था। वर्गीकरण समझते ना, कि कुछ लोग साहब बड़े सैनिक हो गए, कुछ छोटे सैनिक हो गए। तो कैसे वर्गीकरण था इनका ये देखो। दो वर्गीकरण थे मेन। एक को तो कहते हैं साहब जात। जात होती है, पूछते ना कौन सी जात के हो साहब। हमारे गांव में तो बड़ा पूछा जाता था पहले, अब तो बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, अब कोई नहीं पूछता। पहले ये तो जात वात पहले पूछी जाती थी। अब एक होता है सवार। ठीक है, यानी जात और सवार दो वर्गीकरण के आधार थे। इतना आप समझ लो। एक तो जात आधार हो गया, एक सवार हो गई। यानी सेना को दो हिस्सों में बांटा गया। एक तो साहब कौन सी जात के हो ऐसे सेना के सैनिकों का पूछा जा सकता है, या फिर कौन से सवार के हो ऐसे पूछा जा सकता है। अब देखना इनका मतलब क्या है। जात का मतलब है दोस्तों कि आपकी सैलरी कितनी है साहब, वेतन कितना है, या फिर प्रतिष्ठा कितनी है। ये दो आधार थे जात के। भाई जात का मतलब क्या होता है? या तो सब जो ऊंची जाति के लोग थे पहले वो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते थे। ठीक है, कि साहब हमारी प्रतिष्ठा तो किसी से ऊंची है ही नहीं है। ऐसा पहले चलता था। अब कास्ट सिस्टम अभी भी चलता है, लेकिन अब लोग लिबरल हो गए हैं। तो या तो प्रतिष्ठा से नाप लो जात को, या फिर सैलरी यानी वेतन से नाप लो। ऐसे ही दोस्तों सवार है। सवार को कैसे नापा जाता है? सवारी करते हो, सवारी सवारी की जाती है, बस वही सवार है, सवारी करना। घोड़े की सवारी मतलब घोड़े की सवारी से रिलेटेड है ये। तो घोड़े की सवारी क्या है साहब? कि आपके पास घोड़ों की कितनी संख्या है। जिस पे जितने ज़्यादा घोड़े होंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़िया सैनिक माना जाता था। किसमें? अकबर की मनसबदारी प्रथा में। तो आपने अभी तक क्या समझ लिया कि अकबर ने तो ये मनसबदारी व्यवस्था शुरू करी, जो सैन्य व्यवस्था थी। सैनिकों का वर्गीकरण था, एक जात के आधार पर, एक सवार के आधार पर। जात मतलब वेतन कितना है या प्रतिष्ठा कितनी है, जबकि सवार मतलब कितने घोड़े वाले भाई साहब हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं इसमें। अब देखो इसको बांटा गया कई हिस्सों में। मान के चलो किसी के पास 10 से लेके 500 तक का अगर मनसब है, यानी वो 10 से लेके 500 तक का मनसब रखता है। मनसब मतलब मनसबदारी प्रथा में शामिल है, उसको 10 से लेके 500 तक मनसब में शामिल किया जाता है। तब उसको कहते थे दोस्तों सैनिक, मतलब सैनिक का नाम होगा ना कुछ, तब उस सैनिक को कहा जाता था मनसबदार। क्या कहा जाता था? मनसबदार। यानी मनसबदार सैनिक वो होता था जिसके पास 10 से लेके 500 तक का मनसब हो।
तो क्या कहलाएगा, मनसबदार। ये यूपीएससी पीसीएस में ऐसे बहुत आते हैं, ठीक है। तो 10 से लेके 500 तक का मनसब, एक तो आपने ये समझ लिया। दूसरा, अगर मान लो 500 से ज़्यादा है तो, और 500 से तो ज़्यादा है और 2500 तक है, 2500 तक का साहब अगर उस पर मनसब है, तब उसे क्या कहेंगे ये भी समझना पड़ेगा। 500 से लेके 2500 तक के मनसब वाले को कहा जाता था दोस्तों उमरा। क्या कहा जाता था, उमरा, उमरा, उमरा या अमीर कहते थे। अब सही है, अब जाइए, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना भाई। ये तो मनसबदार थोड़े 10 से 500 तक के ही हैं, गरीब गरीब से लग रहे हैं, जबकि 500 से अगर 2500 के बीच में है तो अमीर हो जाएंगे थोड़े से। अमीर और उमरा एक ही बात होती है, ठीक। अब मान लो दोस्तों 2500 से भी ज़्यादा है, तब तो चांदी चांदी हो जाएगी। अगर 2500 से ज़्यादा है, 2500 प्लस प्लस है, और उतने का अगर मनसब है, तब उसको क्या कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ जाता है ये, मिलाओ साहब, मैचिंग करो। तो उसको कहते हैं दोस्तों अमीर ए आजम। अमीर ए आजम क्या कहते हैं, अमीर ए आजम। किस वाले को, 2500 से ज़्यादा है तो आपने क्या समझा कि 10 से 500 तक है तब तो मनसबदार, फिर 500 से 2500 है तो अमीर हो जाएंगे थोड़े से, ठीक। और 2500 से ज़्यादा है तो अमीर ए आजम हो जाएंगे, अमीरों के भी अमीर हो जाएंगे, अमीरों के भी बाप हो जाएंगे, ठीक। ये आपने समझा मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू करी। सैन्य व्यवस्था थी, जात और सवार के आधार पर वर्गीकरण था। जात मतलब वेतन या प्रतिष्ठा, सवार मतलब कितने घोड़े, और ये पूरा आपने वर्गीकरण 10 से 500, 500 प्लस, 2500 प्लस, सब समझ लिया। अब और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही एक टर्म होता था मुगल प्रशासन में, अहदी कहते थे उन्हें, अहदी। ऐसा कभी कभी आ जाता है ना कि मुगल प्रशासन से संबंधित शब्दावली में अहदी क्या था, ये क्वेश्चन इस तरीके के बहुत आते हैं। तो साहब अहदी मालूम है कौन था, बादशाह जो थे ना, बादशाह साहब, बादशाह, वो बादशाह, वो पिक्चर आपने देखी होगी ना। तो जो बादशाह थे, बादशाह का निजी घुड़सवार था, बादशाह का प्राइवेट घोड़ा चलाने वाला बादशाह साहब का घोड़ा चलाएगा तो बादशाह का प्राइवेट घुड़सवार था ये। अब साहब प्राइवेट घुड़सवार होगा तो इसकी सैलरी ज़्यादा होगी कि कम होगी, आप बताओ। यूपीएससी में एक बार एनडीए में आ गया था कि इसकी वेतन बाकी सैनिकों की अपेक्षाकृत कम था या ज़्यादा था। तो यार जब प्राइवेट है भाई, जब आप नौकरी में आ जाओगे, कोई पर्सनल असिस्टेंट रखोगे तो सैलरी तो बेटा ज़्यादा ही दोगे तो सैलरी इसकी मतलब ज़्यादा थी, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, पर्सनल लोग जो होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अहदी क्या हो गया दोस्तों, अहदी हो गया हमारा बादशाह का प्राइवेट घुड़सवार, बादशाह का प्राइवेट घोड़ा चलाएगा, ठीक। सैलरी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। एक आपने ये समझ लिया दोस्तों, और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। कुछ सिक्के फेमस रहे थे, सिक्के होते हैं ना, सिक्के, कॉइन्स कहते हैं उसको इंग्लिश में ना, कॉइन्स। तो उन कॉइन्स के बारे में भी कई बार आ चुका है, आप समझो, मैं बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे बड़ा जो दोस्तों सिक्का था सोने का, सबसे बड़ा सोने का जो सिक्का था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे दोस्तों संसब। संभव नहीं, संसब, ठीक है। संशय जैसा है, कुछ कुछ लग रहा है ना। तो सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था संसब। क्या कहलाता था, बोलो बोलो, संसब। क्या क्या है संसब, मुगल प्रशासन में संसब क्या हो गया, सबसे बड़ा सोने का सिक्का, ठीक। एक आपने ये देख लिया, लेकिन ये इतना बड़ा था, जैसे सोना अगर बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा सोने का सिक्का होगा तो प्रचलन में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना। जैसे मान लो 2000 का नोट है था, तो 2000 का नोट से आप ले के जाके अगर सबसे ज़्यादा प्रचलन में नहीं रह पाता ना कोई चीज़। अगर बहुत बड़ा नोट है तो तुरंत कहेंगे भैया खुला नोट लेके आओ, हमारे पास है ही नहीं। तो ये संसद बहुत बड़ा सिक्का था, इसलिए ये प्रचलन में ज़्यादा नहीं रहा। तो फिर प्रचलन में सबसे ज़्यादा कौन सा रहा, वो भी पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था सोने का, ये सोने के सिक्के की बात हो रही है साहब। तो सबसे प्रचलित सोने का सिक्का कौन सा है वो भी देखो साहब, ये आ जाएगा ना तब आपको पता चलेगा। अभी तो आपको मज़े मज़े में मौज ले रहे हो, लेकिन कुछ मंदिर हमारे हैं ऐसे जो सच में बहुत सीरियसली, मतलब सीरियसली का मतलब है बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दे रहे हैं चीज़ों पर। तो सबसे बड़ा सोने का सिक्का दोस्तों है, उसका नाम है इलाही। इलाही मेरा जी आए आए गाना सुना है आपने।
हम गाने वाने बहुत सुनते रहते हैं, गाड़ी में बजते रहते हैं भाई टनटनाते हुए, घर में आते हैं तब भी होम थिएटर लगा रखा है हर एक कमरे में। तो इलाही मेरा जी आए आए क्या है, सबसे प्रचलित सोने का सिक्का इलाही। जबकि सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था, शंसब। ठीक, ये सब सोने के सिक्के थे दोस्तों। लेकिन क्या सोने से ही क्या इकोनॉमी चल सकती है? देखो, अगर 2000 का ही नोट सबसे ज़्यादा ले आएंगे और छोटे नोट लाएंगे ही नहीं तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी ना भाई। इसका मतलब है सोने के सिक्के तो बस नाम नाम के मौज मौज के लिए इन्होंने चला दिए। जबकि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो सिक्के रहते थे वो चांदी के ही सिक्के काम करते थे, क्योंकि हर एक पे सोना थोड़ी होता, सब चांदी वाले भी तो होते हैं, मिडिल क्लास आदमी है ना, इसीलिए। तो जो पूरी मुगल व्यवस्था थी दोस्तों वो सोने पर आधारित नहीं थी। ये स्टेटमेंट आ चुका है यूपीएससी में, आपको बता दूं। वो चांदी पर आधारित थी, चांदी के रुपयों पर आधारित थी। रुपए कह लो, सिक्का कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। तो काय पर आधारित थी, चांदी के ऊपर आधारित थी। ये चीज़ें मैं आपको इतनी, मतलब हमारी टीम पूरा वहाँ से चीज़ें उठाती है कि हमें लगता है कि ये आ चुका है और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने दोस्तों आर ओ का पेपर आप लोगों को दे रहे हो, आप पैट भी, अब तो पैट का भी आ गया ना, तो इन सब में आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी। अब वो जमाने गए कि लिबर लिबर कर गया आयोग, छोटे से छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि शाहजहाँ के बाद कौन बना। अब तो भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं, इतिहासकार आंसर नहीं बता पाते उसका, बड़े बड़े इतिहासकार। इसलिए हम भी डेप्थ में आपको समझाते हैं कि अगर मान लो यहाँ से आ जाए तो आप कर लो। बाकी गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, कुछ भी आ सकता है भाई, लेकिन एक प्रयास तो हम और आप कर ही रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक कि सबसे बड़ा सोने का सिक्का था वो कौन सा था, संभव। संभव भैया से याद रखना, सबसे बड़े सोने के सिक्के संभव। अरे भैया सही है, संभव भैया कौन हो गए सोने के सिक्के सबसे बड़े। तो संसब है साहब। इलाही कौन सा है, सबसे प्रचलित है, जबकि मुगल व्यवस्था सोने पर आधारित न होकर चांदी के सिक्कों पर आधारित थी। ठीक है, एक आपने ये पढ़ लिया साहब। अब आप देखो कि जब चांदी पर आधारित थी तो कितने रुपये में कितना का क्या बराबर था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो 1 रुपये था चांदी वाला, रुपया मतलब वही चांदी, तो 1 रुपये था जो चांदी वाला वो 40 दाम के बराबर था। और दाम जो है तांबे का सिक्का था, ये भी याद रखना आप। रुपया तो चांदी का हो गया जबकि दाम हो गया तांबे का। ठीक है, ये पूरे पूरे मुगल व्यवस्था में यही चला। 1 रुपये में 40 दाम, 1 रुपये में 40 दाम, 40 दाम 40 दाम, 1 रुपये में 40 दाम, खुल के दाम खुल के दाम, 1 रुपये में 40 दाम। याद हो गया? देख रहे हो तुम्हारे आप लोगों को पढ़ाने के लिए कितना छोटा बच्चा बनना पड़ता है मुझे, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरा दिल भी बच्चों वाला ही है। मैं बड़ा बनना भी नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में, मैं छोटा बच्चा बन के ही रहना चाहता हूँ ताकि खुश रह सकूँ। ठीक है, तो 1 रुपये में 40 दाम। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे बढ़ते हैं साहब। 40 दाम तो खेल गए हम, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि शाहजहाँ का आपने नाम सुना होगा। शाहजहाँ अपनी हर एक जगह व्यवस्था नहीं ले आए थे, वो चकला इकाई भी यही ले आए थे, याद है? अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा था, चकला इकाई इन्होंने घुसेड़ दी थी बीच में। तो ऐसे ही इनने फिर इधर घुसेड़ दिया। इनने कहा कि नहीं साहब 40 दाम हम नहीं मानेंगे, हम अलग हैं। तो इन्होंने 1 रुपये में 40 दाम नहीं माने। इकलौते ऐसे महाराज हुए हैं ये, इनकी अलग ही चलती है। ठीक है, तो शाहजहाँ ने 1 रुपये में फिर कितने माने, 1 रुपये में 64 माने। ठीक है, ये सिर्फ अकेले शाहजहाँ नहीं माने थे बस, बाकी पूरे मुगल प्रशासन ने 40 माने। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि साहब 40 दाम न मानने वाला शासक कौन है, तो शाहजहाँ है। और ऐसे पूछा जाए तो शाहजहाँ ने कितना माना, तो 1 रुपये में 64 दाम माने। ओवरऑल कितने थे साहब, 1 रुपये में 40 ओवरऑल थे। ये भी आपने समझ लिया। और देखते हैं साहब और क्या क्या समझना है। एक चीज़ और देख लो दोस्तों कि जब रुपयों की बात हो ही रही है तो रुपयों की सबसे ज़्यादा ढलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब छापा, रुपयों की सबसे ज़्यादा छपाई समझ लो। अब रुपये तो सिक्के छपते नहीं ना, ढलते हैं सिक्के, ढला। तो ढलाई साहब किसने करी, तो वो हमारे औरंगजेब साहब ने करी। ठीक, जिनकी कब्र खुदवाने के लिए हिंदुस्तान में कई लोग जो है प्रेरित हैं। अब सरकार का काम है, खुदेगी कि नहीं खुदेगी वो तो यही जाने। तो औरंगजेब साहब ने क्या किया, रुपयों की सबसे ज़्यादा ढलाई करवाई। ढलाई मतलब छपवाई। अब सिक्के छपवाए जाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, सिक्के ढलते हैं ना, तो फिर ढलेंगे साहब। तो फिर रुपयों की
सबसे ज़्यादा ढलाई, ये ढलाई वो ढाल वाली नहीं है कि कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना वो ढलना नहीं है, ये ढलाई मतलब छपाई है। तो रुपयों की सबसे ज़्यादा ढलाई औरंगजेब ने करवाई। शाहजहाँ ने क्या कर दिया, उंगली कर दी और 40 दाम की जगह 64 दाम ले आए, जबकि ओवरऑल 40 थे। ये आपने दोस्तों, फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा मनसबदारी प्रथा, अकबर ने शुरू करी। और मनसबदारी का मतलब होता है सैन्य व्यवस्था, ठीक है, भू राजस्व नहीं होता, याद रखना। सैन्य व्यवस्था दो हिसाब से बांट दी, एक जात एक सवार। जात का मतलब पैसा ही पैसा होगा या इज्जत ही इज्जत होगी, जबकि सवारी तो काय करते हैं घोड़े की, तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक यार कभी कभी तो सोचते हो यार कैसे हैं जो संभव भैया तुक दुक कर देते हैं। अरे आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो ऐसे ही होता है सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा अगर आप सीरियस हो गए ज़िंदगी में, मेरा तो मुझे पता है दोस्तों कि एक आध लोग सीरियस होकर अगर सिलेक्शन ले भी लेंगे ना, ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे, भले ही नौकरी ले लें। ज़िंदगी में वो इंसान सफल है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं ना, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। खुश कौन है, जो वो सफल कौन है, जो खुश है। तो खुश रहना सीखते हैं, सफल तो हो ही जाएंगे। तो 10 से 500 तक का मनसबदार था, मनसब वाला मनसबदार हो गया। 500 से 2500 वाला कौन था, अमीर। अमीर को उमरा भी कहते हैं। 2500 प्लस वाला कौन हो गया साहब, अमीर आजम, ठीक, अमीर आजम। फिर ये एहदी क्या था, ये था एहदी, याद करो, बादशाह का प्राइवेट घोड़ा चलाने वाला, ठीक है, प्राइवेट घोड़ा चलेगा साहब, एहदी चलाएगा, ठीक है। इसकी सैलरी बाकियों से ज़्यादा होती थी। फिर ये सिक्के हमने जो है आपको टनटनाते हुए बताए थे कि सबसे बड़ा सोने का सिक्का संभव भैया वाला संसब। फिर सबसे ज़्यादा प्रचलित था इलाही मेरा जी आए आए। फिर मुगल व्यवस्था सोने पर आधारित न होकर चांदी पर आधारित थी, और 1 रुपये में 40 दाम 40 दाम 40 दाम। लेकिन शाहजहाँ ने कही कोई 40-40 नहीं, अपन इच मालिक है, अपन करेगा 64 दाम 64 दाम, ठीक है। ये शाहजहाँ है, पता नहीं कहाँ खोपड़ी प्यार मोहब्बत वाला आदमी था, ताजमहल बनवाया था इसने। हो सकता है इसकी लुगाई ने कह दियो, क्या नाम था, मुमताज़ बानो ने कह दियो कि ना 40 नहीं 64 करते हैं ठीक है। तो रुपयों की सबसे ज़्यादा ढलाई जो है औरंगजेब ने कराई, ये भी आपने समझ लिया। अब एक दो फैक्ट और हैं दोस्तों, वो भी देख लेते हैं, फिर मुगल प्रशासन आज जो है टाइम से ख़त्म भी हो जाएगा। एक चीज़ आप याद रखना कि 2 अस्पा प्रणाली और सिंह अस्पा प्रणाली बहुत फेमस रही है। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली, ये दोस्तों क्या होती थी, ये एक बहुत डिटेल में, कभी मैं आपको अगर मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाने का मुझे मौका मिला, मैं इतना हंसा हंसा के पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। अगर वो तो मेरे पास समय, मतलब पेपर आपका नज़दीक है, नहीं तो दोस्तों मेरा तो मन करता है आपको मैं पूरा सिलेबस कवर करा दूँ सही में, क्योंकि भगवान ने मुझे इस तरीके की चीज़ों का टैलेंट दिया है कि मैं हंसा के चीज़ें करा सकता हूँ। मुझे खुद कभी कभी लगता है, तो मैं कभी अगर मैंने आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाई तो मैं सिंह अस्पा फिंग अस्पा जितने हैं ना, बहुत टनटनाते हुए पढ़ाऊंगा आपको हंसा हंसा के। फिलहाल आप इतना देख लो कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली है, ये जहांगीर ने शुरू करी थी। जहांगीर ने, दोस्तों मेरे को ना जुकाम हो गया बहुत तेज, आइसक्रीम चटवा रहे हैं घर वाले डेली तो ठीक है, जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली शुरू करी थी। किसने, जहांगीर चाचा ने, ठीक। 2 अस्पा सिंह अस्पा क्या होती है दोस्तों, थोड़ी लंबी कहानी है, वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, समझा दूंगा मैं कभी टाइम मिलेगा तो। फिलहाल आप रट्टा मार लो कि चचा जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा शुरू किया था, ठीक। और देखो दोस्तों, एक चीज़ और रह गई है, वो भी समझते हैं हम, और वो है कि जो औरंगजेब था दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक, औरंगजेब के टाइम में एक दीवान था, वो सर्वाधिक समय तक दीवान रहा था। उसका नाम पूछा गया एक बार, सर्वाधिक समय तक रहने वाला दीवान कौन है, तो वो एक तो औरंगजेब के टाइम में रहा, एक तो आपको ये याद रखना है, और उसका जो नाम है दोस्तों, जो सर्वाधिक समय तक रहा, उसका नाम है असद खान। वाह, क्या नाम है, असद खान। औरंगजेब के टाइम में सर्वाधिक समय तक दीवान कौन रहे थे, असद खान, ठीक, कादर खान नहीं, असद खान। तो ये दोस्तों पूरा मुगल प्रशासन हमने समझाया आपको बहुत अच्छे से। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये दिल्ली प्रशासन नहीं है, दिल्ली सल्तनत की कहानी अलग है, ये सिर्फ अकबर चाचा से लेके और ये सब चीज़ें हैं। दिल्ली सल्तनत अगर आप कहेंगे तब तो वो भी करा देंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट कर देना, हम दिल्ली सल्तनत भी करा देंगे मज़े मज़े में। और क्या, हमारा क्या है, ऑफिस के बाद तो फिर आप होते हो, मैं होता हूँ, और हमारा या तो बोर्ड होता है डिजिटल वाला या आईपैड होता है,
ये 3-4 साथी हैं अपनी, लुगाई जब आएगी तब देखी जाएगी, ठीक है, उसको भी मैनेज करेंगे, आप लोग तो हो ही साथ में। तो फिर इतना मस्त मज़े से आपने दोस्तों पढ़ा। इसके बाद अब मैं कमेंट बॉक्स में आपसे 2 सवाल पूछूंगा। कहाँ जा रहे हो जी? लौट आओ, पहले सवाल बताओ, मैं आपसे तभी जाने दूंगा, मैं खींच ले आऊँगा नहीं तो अंदर से। आप बताइए दोस्तों टनटनाते हुए, बढ़िया, कि राई का प्रयोग, ये मैंने पढ़ाया था आपको, राई का प्रयोग करने वाला बादशाह कौन था जिसने सबसे पहले राई का प्रयोग किया? कठिन सवाल पूछ लिया, मज़ा आ गया। एक तो आप ये बताओ, एक आप ये बताओ कि नस्क प्रणाली किस मुगल सम्राट ने शुरू करी थी, किस बादशाह ने शुरू करी थी? 2 सवाल आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिए गए हैं। टनटनाते हुए कमेंट करो इसका, मुस्कुराते हुए, और देखना एकदम सिलेक्शन होगा। फिर आप लोग माननीय सचिवालय जाना, फिर मैं एक दिन, आप, मेरी मीटिंगें होती हैं कभी लखनऊ, तो मैं आऊँगा आप सभी लोगों से मिलने स्माइल के साथ एकदम। फिर 10-90 चौराहे चलेंगे, सब लोगों की पार्टी हम मेरी तरफ से होगी वो, ठीक है। ओके, स्माइल करते रहना दोस्तों कमेंट के साथ, है ना। चलिए शुक्रिया, स्माइल करिए फिर से टनटनाते हुए ओके।